नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये जो पूरे मेटाबॉलिज्म हुए अभी कार्बोहाइड्रेट के, अमाइनो एसिड के, लिपिड्स के, तो यहाँ पर कुछ साइकिल्स आपने देखी होगी। तो यहाँ पर कुछ साइकिल्स होती है, पाथवेज होती है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज़ करके फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके रिलीज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? जो हमें NADH और FADH2 मिलते हैं। हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखी, क्रेब्स साइकिल देखी, बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल देखी। तो वहाँ पर हमें NADH, FADH2 इनके फॉर्म में एनर्जी मिल रही थी। तो NADH, FADH2 किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस चेन में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वो जो एनर्जी हमें मिलती है NADH और FADH2 से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो पाथवेज होती है, अगर इनमें हमें डायरेक्टली ATP मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब हमें डायरेक्टली ATP मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। पर अगर हमें NADH, FADH2 के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इनके बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इट इज़ एन ऑक्सीडेशन ऑकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम कैटलाइज्ड बाय एंजाइम विच फंक्शन इन कॉम्बिनेशन विद कोएंजाइम टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होती है, इस प्रोसेस को कौन कैटलाइज करता है? कैटलाइज बाय एंजाइम्स। मतलब ये जो प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, इनको कौन रेगुलेट करता है? एंजाइम्स के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। विच फंक्शन इन कंबाइन विथ को एंजाइम, और साथ में यहाँ पर को एंजाइम भी वर्क करते हैं। को एंजाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये किसके लिए हो रही है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और साथ में को एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सम एंजाइम्स आर लाइक। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पर हमें दिए गए हैं उस तरीके से होते हैं इस रिएक्शन में। तो सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज तरीके के एंजाइम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं सबस्ट्रेट से और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पर ऑकर करते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेजेस। तो इसका मतलब क्या होता है? This enzyme catalyze the removal of hydrogen from the substrate and add directly to the molecular oxygen। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीडेजेस बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं और वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेजेस। देन नेक्स्ट है
ऑक्सीजिनेज। तो ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स किस तरीके के होते हैं? दिस एंजाइम्स इनकॉर्पोरेट ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट लाइक मोनो ऑक्सीजिनेज। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑक्सीजन को ऐड करते हैं सबस्ट्रेट्स में, जैसे कि मोनो ऑक्सीजिनेज हो गया। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीजिनेज। देन नेक्स्ट है एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। तो एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज ये किस तरीके के एंजाइम्स होते हैं? These enzymes remove hydrogen from the substrate and add it either directly to oxygen। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से और उसकी जगह ऑक्सीजन को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं। देन नेक्स्ट है एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेज। तो एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेज क्या होते हैं? दिस एंजाइम्स यूज अदर सब्सटेंस टू डोनेट द हाइड्रोजन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किसी और सब्सटेंस का यूज करते हैं हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए। देन नेक्स्ट है हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस। तो हाइड्रोपरऑक्सीडेज ये किस तरीके के एंजाइम्स होते हैं? दिस एंजाइम हैव आइदर हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है या फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। Electron transport chain is an exergonic chain system of molecules through which electrons are transferred to form ATP। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये एक एक्सर्गोनिक चेन सिस्टम है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके लिए? एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। The first step of cellular respiration is glycolysis, which occurs in cytoplasm, followed by second step of cellular respiration. The citric acid cycle occurs in mitochondrial matrix and ETC मतलब electron transport chain is the final step of aerobic cellular respiration which uses atmospheric oxygen। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन की वो कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में। तो ये हमारी सबसे पहली स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जो कि कहाँ पर ऑकर होती है? साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस ऑकर होती है। इसके बाद जो हमें पायरूवेट मिलता है उससे फिर एक प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? सेकेंड स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं या फिर जिसको हम क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो हमारी सेकेंड स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जो कि पायरूवेट से आगे वो बढ़ती है। पायरूवेट जो है वो एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एसिटिल कोए के थ्रू ये जो पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल है ये पूरी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से ये सेकेंड स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। इसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। एंड ETC इज द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये फाइनल स्टेप होती है, सबसे आखिरी की स्टेप होती है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके वहाँ पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑकर करती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये मॉलिक्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बोला है। तो ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर किस तरीके की प्रोसेस होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलते हैं NADH-Q रिडक्टेज। NADH-Q रिडक्टेज यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर NADH का रिडक्शन होता है और ये Q जो है ये कैरियर मॉलिक्यूल है जिसको हम यूबिक्विनोन बोलते हैं। तो यहाँ पर यूबिक्विनोन के थ्रू NADH को कैरी किया जाता है और इस कॉम्प्लेक्स 1 में NADH का रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ पर NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर NADH का रिडक्शन होता है। द कॉम्प्लेक्स 1 इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN
एन एंजाइम कंटेनिंग आयन सल्फर FeS। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ये किससे बना हुआ होता है? फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से, जिसको हम शॉर्ट में FMN भी बोलते हैं। और एक एंजाइम होता है जिसमें आयन सल्फर प्रेजेंट होता है। ऐसे एंजाइम से मिलके और फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलके कॉम्प्लेक्स 1 बना हुआ होता है। NADH ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1 रिजल्टिंग इन 4H+ आयंस बीइंग पम्प्ड अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो NADH होता है वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जिससे 4H+ आयंस जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पंप हो जाते हैं। बहुत स्पीडली उस मॉलिक्यूल से पंप किए जाते हैं 4H+ मॉलिक्यूल। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD+ विच इज रिसाइकल बैक इनटू क्रेब्स साइकिल। तो NADH जो है वो उसका ऑक्सीडाइज्ड होता है NAD+ में, जो कि फिर से क्रेब्स साइकिल में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कैरियर मॉलिक्यूल यूबिक्विनॉन, जिसको हम Q बोलते हैं, विच रिड्यूस टू यूबिक्विनॉल, जिसको QH2 बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स 1 से ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसके पास? एक कैरियर मॉलिक्यूल्स के पास। ये कैरियर मॉलिक्यूल जिसको हम यूबिक्विनॉन बोलते हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसके बाद ये जो यूबिक्विनॉन है ये रिड्यूस्ड होता है किसके फॉर्म में? यूबिक्विनॉल के फॉर्म में, जिसको हम QH2 ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है। इस तरीके की रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स 1 में होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स 2। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 2 को हम सक्सिनेट Q रिडक्टेज भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली रिसीव FADH2 विदाउट पास थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। तो जैसे हमने कॉम्प्लेक्स 1 में देखा तो वहाँ पर जो NADH है, जो हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, क्रेब्स साइकिल से, बीटा ऑक्सीडेशन से जो हमें NADH FADH2 मिलते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में हमने देखा वहाँ पर NADH जो है वो एंटर हो रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। पर कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 में ये जो FADH2 है ये डायरेक्टली एंटर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में एंटर ना होके ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 में एंटर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली FADH2 को रिसीव कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स 1 में एंटर नहीं हो रहा है। डायरेक्टली किस में एंटर हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 में। FADH2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 2 एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड अलोंग टू यूबिक्विनॉन। तो ये FADH2 जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को ट्रांसफ़र करता है। देन ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहते हैं ये यूबिक्विनॉन के पास फिर से सेंड कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। क्यू मतलब क्या होता है? यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन इज रिड्यूस टू यूबिक्विनॉल, जिसको हम QH2 बोलते हैं। देन यूबिक्विनॉन जो है ये रिड्यूस हो जाता है फिर से यूबिक्विनॉल में, जिसको हम QH2 बोलते हैं। देन क्या होता है? ससिनेट Q रिडक्टेज कैरीज इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो ससिनेट Q रिडक्टेज होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनॉन के फॉर्म में होते हैं, यूबिक्विनॉल के फॉर्म में होते हैं, इनको कैरी करता है और कहाँ पर ले जाता है? कॉम्प्लेक्स 3 में ले जाता है। नो H+ आयंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड नो ATP इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स 2 की प्रोसेस होती है यहाँ पर कोई H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होती, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और कोई H+ आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। हमने जो कॉम्प्लेक्स 1 देखा वहाँ पर जो है 4H+ आयन ट्रांसफ़र होते हैं एनर्जी रिलीज होने की वजह से। पर कॉम्प्लेक्स 2 में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो H+ आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते और साथ में यहाँ पर कोई ATP जो है वो जनरेट नहीं होती इस प्रोसेस में। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, किसने लाए? ससिनेट Q रिडक्टेज ने। तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम B। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर इसका कंपोजिशन दिया गया है, किससे कंपोज हुआ होता है? साइटोक्रोम B, अनदर FES प्रोटीन, 2 FES 2S सेंटर एंड साइटोक्रोम C प्रोटीन। तो इतने सारी चीज़ों से मिलके ये कॉम्प्लेक्स 3 बना हुआ होता है।
कौन कौन से होते हैं? साइटोक्रोम बी, अनदर FES प्रोटीन, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 में जो प्रोटीन होता है वो अलग होता है और कॉम्प्लेक्स 3 में जो FES प्रोटीन होता है वो अलग होता है। 2FES 2S सेंटर एंड साइटोक्रोम सी प्रोटीन, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो बना हुआ होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो इस कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी कहा जाता है। QH2 is oxidized and electrons are passed from coenzyme Q to cytochrome C। तो ये जो QH होता है ये ऑक्सीडाइज होता है। QH मतलब क्या होता है? यूबिक्विनॉल। तो जो हमारे NADH से और FADH2 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? यूबिक्विनॉल के पास होते हैं। देन ये यूबिक्विनॉल जो है फिर से ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होके जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहते हैं वो पास करता है किससे? फ्रॉम कोएंजाइम Q से टू साइटोक्रोम C। मतलब कोएंजाइम Q से वो साइटोक्रोम C की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। कौन पास करता है? QH2 मतलब यूबिक्विनॉल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स 3 में होती है। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन C, A एंड A3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? साइटोक्रोम प्रोटीन C, प्रोटीन A एंड प्रोटीन A3 से बना हुआ होता है। इट कंटेन 2 हीम ग्रुप एंड 3 कॉपर आयंस। साथ में इसमें 2 हीम ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं और 3 कॉपर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? साइटोक्रोम C passes electron to the final protein complex in the chain। तो ये जो साइटोक्रोम C होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। किसके पास पास करता है? फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास। जो चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C जो है वो पास करता है। 2H+ ions are pumped across the inner membrane and then pass to an oxygen molecule, causing the molecule to split and to form 2 molecules of water। तो ये जो 2H+ ions जो है वो यहाँ से पंप होते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स 1 में देखा था, वहाँ पर पंप हो रहे थे H+ मॉलिक्यूल और साथ में अब कॉम्प्लेक्स 4 में जो है यहाँ पर भी H+ आयंस जो है वो पंप हो रहे हैं इनर मेम्ब्रेन में और देन पास टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और उसके बाद क्या हो रहा है? वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जा रहे हैं, कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू स्प्लिट। उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो रहा है जिसकी वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है। देन नेक्स्ट है ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज ये सबसे लास्ट स्टेप होती है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टेप होती है जहाँ पर ATP जो है वो फॉर्म होती है। ATP सिंथेज मूव्स H+ आयंस बैक इनटू द मैट्रिक्स एंड द एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट ATP बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ATP सिंथेज होता है वो H+ आयन को वापस मैट्रिक्स में भेजता है और जो एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है ATP के फॉर्मेशन के लिए। किससे? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP। मतलब यहाँ पर जो ADP प्रेजेंट रहता है उसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस करके, मतलब वहाँ पर फॉस्फेट ऐड करके वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन किया जाता है और इस तरीके से हमें ATP मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है ATP के फॉर्मेशन की और ये पूरी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर हमने मैकेनिज्म देखा पूरा और साथ में ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर 4 मेन कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जो हमने कॉम्प्लेक्स देखे 4। और ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर क्या हो रहा है? ATP सिंथेस, मतलब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इस चेन के। इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑकर होती है। इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस NAD एंड FAS टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ ATP। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? जो NADH और FADH होते हैं उनको रिड्यूस करके जो ATP है वो प्रोड्यूस करने के लिए ये साइकिल यूज़ की जाती है, ये चेन यूज़ की जाती है। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये लास्ट स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो इस तरीके से इसके कुछ सिग्निफिकेंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे इसकी। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में देखेंगे।
तो कॉम्प्लेक्स वन में आप देखिए, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स वन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स वन, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स वन, जिसको हम NADH को क्यू रिडक्टेज कोएंजाइम क्यू हो गया, जिसको हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबस्ट्रेट हो गया, उससे हमें NADH प्लस H प्लस मिल रहा है, मतलब जो हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई, वहाँ से हमें NADH प्लस मिलता है। तो ये जो NADH प्लस है, ये कॉम्प्लेक्स वन में एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद यहाँ पर NADH प्लस FMNH2, मतलब ये फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होता है, और साथ में FES भी होता है, आयरन सल्फेट कंटेनिंग एंजाइम। तो इस तरीके से ये आप देखिए, सबस्ट्रेट से हमें NADH जो है वो मिल रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स वन में एंटर हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और आयरन सल्फर कंटेनिंग एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, ये जो NADH है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कोएंजाइम क्यू मतलब ये कैरियर मॉलिक्यूल है, जिसको हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, इसके पास भेज रहे हैं। तो ये पूरी हो गई कॉम्प्लेक्स वन की प्रोसेस। देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टू। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टू, जिसको हम सक्सिनेट को क्यू रिडक्टेज भी बोलते हैं। तो सक्सिनेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है इन मॉलिक्यूल्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सिनेट जो है वो FADH2 को रिसीव कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स टू में FADH2 डायरेक्टली रिसीव किया जाता है। तो FADH2 ये रिसीव हो रहा है, यहाँ पर भी FES कंटेनिंग एंजाइम होता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो भी कोएंजाइम क्यू के पास ही आते हैं। देन कोएंजाइम क्यू के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोएंजाइम क्यू क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफ़र करता है, जिसको हम कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स 3 किससे बना हुआ होता है, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1। तो इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो कोएंजाइम क्यू है, ये इनके पास फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भेज देता है, और इनसे पास होके हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइटोक्रोम C के पास आते हैं। उसके बाद ये जो साइटोक्रोम C है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 में एंटर करा देता है, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो साइटोक्रोम C है वो इलेक्ट्रॉन पास करने के बाद यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जो H प्लस आयंस होते हैं वो पंप किए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स 5 में भेजे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस। ये हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ADP प्लस PI होते हैं, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो ऐड हो रहा है ADP में। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, फिर ATP मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है ATP के फॉर्मेशन के, एनर्जी के फॉर्मेशन की। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। जो हमने मैकेनिज्म देखा था वो हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, कि किस तरीके से वो हमें ड्रॉ करना है, या फिर हम किस तरीके से उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से पूरी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो जैसे ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक हो गया, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर FADH2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर होते हैं इस चेन में। तो जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा था कि ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 में यहाँ पर ये जो NADH है ये NAD प्लस में कन्वर्ट होता है, और साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो 4H प्लस आयंस है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एंटर होते हैं। तो इस तरीके से ये 4, यहाँ पर बहुत सारे H प्लस आयंस होते हैं प्रेजेंट,
ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर बहुत सारे H+ आयंस होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज होने के बाद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एंटर होते हैं। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमारे 4H+ आयंस वो पंप हुए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ से हमारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ट्रांसफ़र होके किसके पास गए, कोक्यू के पास। कोक्यू मतलब कोएंजाइम क्यू, जिसको हम यूबिक्विनॉन बोलते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास गए। देन यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, तो यहाँ पर ये जो FADH2 है ये FAD में कन्वर्ट हो गया, FAD में। तो यहाँ से भी इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर इसके पास गए, फिर से कोक्यू के पास ये इलेक्ट्रॉन्स गए FADH2 के, किसके पास, यूबिक्विनॉल के पास। देन ये जो यूबिक्विनॉन है ये रिड्यूस हुआ किसके फॉर्म में, QH2 के फॉर्म में। QH2 मतलब क्या है, यूबिक्विनॉल। और यूबिक्विनॉल ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे कॉम्प्लेक्स 3 को सेंड कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। देन कॉम्प्लेक्स 3 ने डायरेक्टली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटोक्रोम C के पास ट्रांसफ़र कर दिए, और साइटोक्रोम C ने ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 में यहाँ पर इन्होंने सेंड कर दिए, और यहाँ पर भी एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। इसकी वजह से 4H+ मॉलिक्यूल फिर से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र हुए, और यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल स्प्लिट होने की वजह से हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स मिले H2O के, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर मिले। उसके बाद क्या हुआ, ये जो H+ आयंस इस तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एंटर हुए थे वो फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं। किस तरीके से, जैसे ये हो गई हमारी एक पाथ, तो इस पाथ से जो H+ आयन है वो रिटर्न आते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन होती है जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो जो ADP होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन की यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, और हमें मिलते हैं ATP, मतलब हमें एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। और ये जो हमारा चैप्टर है पूरा मेटाबॉलिज्म, वो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।